Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the structure of animal and plant cell. हमारा जो टॉपिक ए है MD-CAT का, उसमें जो हमारे पास सेल बायोलॉजी हमारा चैप्टर है, उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट सेल का जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो जैसे आपके सामने ये दो इमेजेस जो हैं वो शो हो रही हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, जिसमें ये हमारे पास जो है ये प्लांट सेल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और जो ये हमारे पास है ये एनिमल सेल का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो उसकी इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है वो हमने डिस्कस करना है। इन दोनों में जो कंपैरिजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे और जो सेल का जो जनरलाइज साइज़ होता है वो क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे और कुछ जो जनरल थ्योरीज हैं उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, इनके जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जैसे आपको ये सारे ऑर्गेनल्स अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल वॉल है, ठीक है, और इसके साथ आपको ये पेरोक्सिसोम नज़र आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये साइटोस्केलेटन जो सेल का स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आ रहा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ साथ आपके पास ये गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे अगर आप ये तीन चीज़ें देखें, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अलॉन्ग विथ सेल वॉल, इन तीन चीज़ों को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉट इन एनिमल सेल, यानी कि ये एनिमल सेल में एग्जिस्ट नहीं करती। जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अलॉन्ग विथ सेल वॉल, ये तीन चीज़ें जो हैं ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, नॉट इन एनिमल सेल। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाएं प्लांट्स जिसके एनिमल सेल के ऊपर, तो एनिमल सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें सेम फीचर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस कहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल नज़र आ रहा होगा, लाइसोसोम नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा फ्लैजिलम अलॉन्ग विद यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है, उसमें भी न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स अटैच हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, और साथ ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है, पेरोक्सिसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और साइटोस्केलेटन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्जी अपरेटस। अब यहाँ पे जो आपने मेन डिफरेंस ये देखा कि सबसे पहला तो एक्सेप्शन ये थी कि सेल वॉल की, कि जो प्लांट सेल जो है इसमें सेल वॉल है जबकि इसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन तो है पर उसकी आउटसाइड सेल वॉल है, जबकि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसके बाद जो तीन स्ट्रक्चर हमने देखे जिसमें क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अलॉन्ग विथ सेल वॉल, तो ये तीन चीज़ें जो थी ये एनिमल सेल में एग्जिस्ट नहीं करती, इस सेल में यानी कि एग्जिस्ट नहीं करती ये तीन चीज़ें। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें लाइसोसोम, फ्लैजिलम और इसके साथ ये सेंट्रियोल, ये तीन चीज़ें जो हैं ये प्लांट सेल में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, कि एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट करते हैं और प्लांट सेल में ऑर्गेनल्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें न्यूक्लियस को, तो जैसे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है कि प्लांट सेल जो है इसमें न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है, सेंट्रल पोजीशन पे नहीं है, जबकि वो पेरिफेरी की तरफ पुश्ड है। ठीक है, क्यों पुश्ड है, क्योंकि उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद है। इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ पुश हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नज़र नहीं आएगा, जबकि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये इसका ऐसे ओवरव्यू जो है वो मौजूद है कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है हमें ये शो हो रहा है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ पुश्ड है। ठीक है, इसके बाद जो सेम स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें तो जैसे आपको न्यूक्लियस इसमें भी है और प्लांट्स इसमें एनिमल सेल में भी है, राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी हैं और एनिमल सेल में भी हैं, गोल्जी अपरेटस प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलॉन्ग विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लांट सेल में भी हैं और एनिमल सेल में भी हैं। पेरोक्सिसोम को अगर आप देखें तो पेरोक्सिसोम जो है वो भी इसमें भी है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। एक्सेप्शन जो है वो ये आ जाती हैं, जैसे ऊपर लिख दिया नॉट इन एनिमल सेल एंड
नॉट इन प्लांट सेल, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं ऑर्गेनल्स की, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका एनिमल सेल में कोई काम नहीं होता। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें, क्योंकि प्लांट्स जो है इनमें क्लोरोप्लास्ट इसलिए होता है क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। जबकि एनिमल सेल जो है उनमें किसी किस्म के भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से जो एनिमल सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये इसमें जो है ये एक इमेज के ज़रिए जो है डिफरेंस जो है दोनों सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह से बात कर लेते हैं कि जो सेल का साइज़ है वो क्या है, ठीक है, और जो सेल है इसमें कौन कौन सी तीन मेन चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक यानी कि हमारे पास थ्योरी आती है सेल्स की कि जो सेल की कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसमें हमारे पास अगर हम देखें तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके आउटसाइड पे सेल वॉल, ठीक है जी। पहली बात ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाहर सेल वॉल, एक बात। दूसरी बात ये कि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर उसका न्यूक्लियर और क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होगा। इसके बाद अगर आप देखें तो इसका सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीज़ें एज इट इज़ इसमें एग्जिस्ट करेंगी। जबकि एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी प्लांट सेल में कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है सेल वॉल, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है कि जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीज़ें होंगी एनिमल सेल में। जबकि प्लांट सेल में क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे एक एडिशनल लेयर होगी, वो होगी सेल वॉल की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और जो है वो डिफरेंस क्लियर हो गया। देन अगर हम देखें तो हमारे पास यानी कि साइज़ आ जाता है सेल का, कि सेल का साइज़ क्या होता है, ठीक है। अब हम जैसे कि प्लांट सेल की, एनिमल सेल की और इसके साथ अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की भी थोड़ी सी बात कर लें तो वो इस तरह से है कि अगर हम प्लांट सेल को देखें तो उसमें भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और एनिमल सेल में भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब के सब जो हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। और एनिमल और प्लांट सेल ये दोनों जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जिसकी वजह से इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है। एज़ कम्पेयर्ड अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है क्योंकि वो प्रिमिटिव सेल्स हैं, तो प्रिमिटिव सेल्स जो होते हैं उनमें कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जो उसके न्यूक्लियस की शेप होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है, और वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो है वो तो जब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो है वो क्या है कि न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो है वो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है या न्यूक्लियस जो होता है वो क्योंकि इरेगुलर शेप का होता है और वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था एक एक्सेप्शन प्रोकैरियोटिक सेल की, एनिमल सेल की और हमारे पास प्लांट सेल की। अब हम साइज़ को अगर देखें तो जो साइज़ होता है वो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। और जो हमारी शो होता है वो ये होता है कि साइज़ ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग, कि ऑस्ट्रिच के एग जितना भी जो है सेल का साइज़ होता है, ठीक है। और कुछ इतने साइज़ के सेल्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, ठीक है। और जो सेल्स का साइज़ होता है वो मेजर किया जाता है इस रेंज में, माइक्रोमीटर की रेंज में। और 1 माइक्रो जो है वो इक्वल होता है 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। या इसको हम इससे भी कह सकते हैं 0.000001 मीटर, ठीक है जी। तो ये MCQ जो है वो MTCAT में पूछ लिया जा सकता है कि हमारे पास जो 1 माइक्रो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये हमने इसके साइज़ की बात कर ली कि जो सेल का साइज़ है वो किस रेंज में मेजर किया जाता है, तो वो माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है। और जो माइक्रो है वो इतने मीटर के इक्वल होता है या फिर इतने मीटर के, ठीक है। ये दोनों इक्वल रेंजेस हैं। वैल्यूज़ इसमें जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है और एक ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन दोनों में अगर वैल्यूज़ हो तो उनका
क्योंकि दोनों सेम है, तो दोनों में से अगर कोई भी आ जाए तो आपने देख के उस पर करेक्ट आंसर पे टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि हमने जो सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनल्स हैं, अब हम उनको इंडिविजुअली स्टडी करना चाहते हैं। तो इंडिविजुअली स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेल का पूरा होल सेल है, इसमें से एक ऑर्गेनल को हमें लेना पड़ेगा, फिर उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए हम करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में क्या होता है कि जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको जो है वो हम उनकी फ्रैक्शनेशन करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं, यानी कि इससे हमें एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बनाते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम उनको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, हाई यानी कि डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे यानी कि पार्ट्स होते हैं सेल के जो कि बहुत ही माइनर होते हैं, उनके लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, इसमें यही होता है कि जो होमोजेनाइज्ड मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको हम यानी कि हाई स्पीड पे मूव करवाते हैं, ठीक है, स्पिनिंग के प्रोसेस से। तो हमारे पास जितने भी वो कंपार्टमेंट्स हैं सेल के, जो स्ट्रक्चर है, वो अपने वेट और डेंसिटी के लिहाज से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम देखें, हमने एक ट्यूब ली, ठीक है, अब इस ट्यूब में हमने इस सेल के डिफरेंट यानी कि पार्ट्स जो हैं उनको डाल दिया। अब जैसे ये स्पिनिंग का प्रोसेस होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस है, अब जब हम इसको स्पिन करवाएंगे तो होगा क्या कि हर पार्ट जो होगा वो अपने वेट और डेंसिटी के लिहाज से जो है वो सेपरेट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे हमें एक पार्ट ऑब्टेन हो गया, यहाँ पे एक पार्ट ऑब्टेन हो गया, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे फोर्थ पार्ट। तो हर पार्ट जो है वो अपनी वेट और डेंसिटी के लिहाज से जो है वो पोर्शन जो है वो सेपरेट आउट होकर हमें लेयर्स की फॉर्म में नज़र आ जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है। तो ये सारा सेल्फ फ्रैक्शनेशन हम करवाते हैं। तो ये जो है वो हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनके जो ऑर्गेनल्स हैं उनको हम इंडिविजुअली तौर पर स्टडी कर सकते हैं। अब होमोजेनाइजेशन या सेल्फ फ्रैक्शनेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें ये है कि हम जो सेल के पार्ट्स हैं उसको सेपरेट करवाते हैं। इस तरह से सेपरेट करवाना होता है कि उनका इंडिविजुअल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जिस तरह की अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, इनका एक सेपरेट वर्क है। क्लोरोप्लास्ट ने क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करानी होती है। अब ऐसा ना हो कि हम जब सेल्फ फ्रैक्शनेशन करवा रहे हैं तो उसमें हम उस ऑर्गेनल को डैमेज कर दें, जिससे उसका जो फंक्शन है वो रुक जाए या वो बिल्कुल डैमेज हो जाए। तो इस चीज़ से जो है वो हमने प्रिवेंट करना होता है थोड़ा, यानी कि बहुत एहतियात से हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन का काम जो है वो परफॉर्म करवाना होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास कुछ इसके टर्म्स ही, जैसे अब हमारे पास सेल थ्योरी भी है। All organisms are composed of one or more cells. All cells arise from previously pre-existing cells. Cell is a basic structural as well as functional unit for all organisms. तो ये हमारे पास जो है एक हमने स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लिया एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। इसमें मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं कि अगर एमसीक्यू आ जाए कि इसमें कौन सी चीज़ एब्सेंट है, ठीक है, जो इसमें और इसमें कौन सी चीज़ एब्सेंट है। यहाँ फिर इस तरह पूछ लिया जा सकता है कि जो सेंट्रल वैक्यूल है वो किस सेल में जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। या फिर ये पूछ लिया जा सकता है कि जो फ्लैजिलम है वो किस सेल में एब्सेंट होता है, या लाइसोसोम किस सेल में एब्सेंट होता है। तो ये मैंने आपको सारे फीचर्स जो हैं वो इसके बता दिए। अब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनल जो है वो किस सेल में प्रेजेंट है और किस सेल में एब्सेंट है, ठीक है जी। ओके, थैंक्स।